वाह, सच ब्यूटीफुल जंगल, कितना प्यारे पेड़ है, अमेजिंग। आते ही बिल्कुल ना मन शांत हो जाता है ऐसी ग्रीनरी के अंदर। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, प्यारी सी सड़क, और वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली। नवीन जी, मुझे बात बताओ, ये पेड़ हम देख तो रहे हैं काफी सालों से, ये ज्यादा ही नहीं होता, हर साल बढ़े जा रहे हैं ये पेड़, ये है क्या, कैसे बढ़ रहे हैं ये पेड़ इतना? एक्चुअली ये जो हम अपने राइट हैंड की तरफ को देख रहे हैं ना, ये है मैन मेड फॉरेस्ट है ये। अच्छा जी। इसको आपने सुना होगा ना टीक के बारे में? हाँ जी। तो ये टीक वुड है पूरा। अच्छा जी। तो ये यहाँ पे एक्चुअली ये है तो इंडिया का नेटिव, पर नॉर्थ में इसका इतना ज्यादा विस्तार नहीं था। और यहाँ पे जो ओपन एरियाज थे वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोशल फॉरेस्ट्री के लिए इसको प्रमोट किया एक टाइम पे। सोशल फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री हाँ, क्या है? सोशल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जंगल मानव निर्मित अंदाज में लगाए गए, जैसे यूकेलिप्टस, पॉपुलर या कहें टीक, ऐसे जंगलों को मानव निर्मित जंगल कहा गया। और ये प्रक्रिया जो थी इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहा गया। आमतौर पे इसका चयन करने के लिए वो जंगल के इलाके लिए गए जहां पे जंगल कम था, या वेस्टलैंड था, या बहुत सारी झाड़ियां थी, या कहें ग्रासलैंड थे। उन जगहों को चिन्हित करके वहां पे मानव निर्मित जंगल लगाए गए, जिनका उद्देश्य आने वाले भविष्य में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। और यही पूरी प्रक्रिया जो थी सोशल फॉरेस्ट्री कहलाई। नवीन जी, हाँ, ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि सोशल फॉरेस्ट्री की जो बात कर रहे थे, जी हाँ, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री आपने बताया कि पेड़ काटे जाएंगे फिर इसकी जगह नेटिव लगाए जाएंगे। जी हाँ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये रिप्लेसमेंट ही है। तो हाँ, एक तरीके से रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट ही करना है तो फिर इनको काटने का क्या फ़ायदा है? इनको ऐसे ही ना चलने दिया जाए, ये क्यों कर रहे हैं रिप्लेसमेंट? एक्चुअली आपका वैलिड पॉइंट है, पर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये जो सागौन के नन्हे पौधे हो रहे हैं ना, ये नन्हे पौधे को बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं हर्बीवोर की करूँ, मेगा हर्बीवोर की बात करूँ, वो भी इसके पत्तों को नहीं खाते। बाय द वे ये बहुत बढ़िया होता, अगर ये खाने के लिए इस्तेमाल होता तो ये घास का काम करता, पर इसको मेगा हर्बीवोर नहीं खाता है। अच्छा, है ना? तो अब एलिफेंट नहीं खा रहा है, डियर नहीं खा रहा है, वाइल्ड बोर नहीं खा रहा है ना? और इस पे इतने इंसेक्ट्स भी नहीं लगते हैं। टर्माइट इसमें होती हैं, टर्माइट के लिए अच्छा है ये, क्योंकि इसके बार्क को टर्माइट खाती है, पर इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। अब अगर हम बर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो बर्ड्स के लिए भी हमें क्या है ना, मिक्स फॉरेस्ट चाहिए, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के बार्क हों, पैटर्न्स हों, है ना? तो उसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके के फिर पूरा एक इकोसिस्टम चलेगा। अच्छा। और दूसरा ये है कि मैंने जैसा आपको बताया था, टीक जो है थोड़ा सा ना एक मोनोकल्चर को प्रमोट करता है ऑटोमेटिकली। अगर हम देखें ना, तमाम सारी जो अंडरग्रोथ है ना, ये तमाम सारी टीक की अंडरग्रोथ है। तो टीक की अंडरग्रोथ, टीक में क्या करता है, इसमें ये अपने पत्तियों से और अपनी जड़ों से ज़मीन में एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है। तो वो टेनिन एक केमिकल होता है, इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड ऐसे केमिकल्स हैं जो जनरली अदर स्पीशी को ग्रो नहीं होने देती हैं, तो वही स्पीशी ग्रो होंगी। यानी अगर इसके नीचे जैसे स्पेस तो देखो है, जब ये पेड़ हो सकता है और पेड़ भी हो सकते हैं ना, तो एक वो जो घटक है उसकी वजह से पेड़ नहीं होने देते हैं, और ये अपने रूट्स के थ्रू भी अपनी ही स्पीशी को प्रमोट करता है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ का अगर मैं बात करूँ, साल के पेड़ की बात करूँ, साल का पेड़ भी बड़ा पेड़ होता है, लेकिन उसके नीचे ना आप देख सकते हैं कि लेयर्स में ना 2-2, 3-3 कैनोपी के बीच में अलग अलग प्रकृति के पौधे होते हैं। जैसे उसके नीचे रोहिणी चलती है, उसमें आप बेल का पेड़ देख सकते हो, उसमें मालू का पेड़ देख सकते हो। यहाँ पे ये बहुत कम होता है ना? तो इसीलिए
ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि देखिए कॉन्जर्वेशन रिजर्व है ये पूरा, है ना, ये सीताबनी कॉन्जर्वेशन रिजर्व है। इसके बाजू में हमारे पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो फिर हमारे पास आगे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से बना के रखना है, ताकि आने वाले समय में हमारे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जंगल के अंदर ही भोजन उपलब्ध हो जाए। ये नेटिव जो आप बोल रहे हैं, नेटिव जो ट्रीज होंगे, ये कुछ एग्जांपल्स देंगे? नेटिव कौन से फॉर एग्जांपल क्या क्या होगा यहाँ? हाँ, प्राकृतिक जंगल या नेटिव फॉरेस्ट या नेटिव ट्रीज, हम उस जंगल को कहते हैं जहां प्राकृतिक तौर पर यानी अपने आप जंगल का जन्म होता है, जिसमें साल, शीशम, बरगद, खैर, अमलतास, हल्दू, बेल आदि प्रजातियां होती हैं जो अपने आप प्राकृतिक तौर पे उगती हैं और इनका रखरखाव प्रकृति स्वयं करती है। ये तो समझ में आया, सोशल फॉरेस्ट्री डेफिनेटली इज अच्छा इनिशिएटिव है, पर थोड़ा सा और इसको डेप्थ में समझाइएगा कि सोशल फॉरेस्ट्री ना होने में, फॉर एग्जांपल ये जो टीक का जो हम फॉरेस्ट देख रहे हैं, इतना डेंस फॉरेस्ट है, इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? ये देखेंगे कि ये जो फ्लोरा फौना है उसका तो आपने थोड़ा समझा दिया, और जो बाकी चीज़ें जो दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो रिवर बेड मुझे दिख रहा है, रिवर बेड तो क्या ही है, ये तो पानी का कटाव है, और जो आसपास ह्यूमन सेटलमेंट है उन पे क्या इम्पैक्ट है? बहुत गहरा और बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। देखिए, टीक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जो भी मैंने अपनी गांव की लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि टीक के जब हम जंगल लगाते हैं तो ये हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये एक टाइप का मोनोकल्चर प्रमोट करता है खुद से, और इनकी पत्तियां बड़ी होने से ये एक अम्ब्रेला कवर कर देते हैं जी। तो ज़मीन पे जो है रोशनी कम आती है। तो जब सूर्य की रोशनी कम आती है तो उन जगहों पे ऑलरेडी एक टाइप का नेगेटिव कंपटीशन पैदा हो जाता है कि बाकी जो फ्लोरा है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती हैं, और पूरा जो लैंड है ना वो एक तरीके से बैरन हो जाती है। अब वो जब बैरन हो जाती है तो वहाँ पे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं इनकी भी बहुत पकड़ होती है सॉइल को होल्ड करने में। तो सॉइल की होल्ड जो करने की जो पावर है ना वो कम हो जाती है और इरोजन बढ़ जाता है। इसका ऐसे भी है कि जितने भी ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं, इनसे जब बारिशें होती हैं तो बहुत मोटी मोटी बूंदें टपकती हैं नीचे। अच्छा। और अगर ज़मीन में कोई ड्राई लीव्स नहीं है या होल्ड करने के लिए जड़ें नहीं हैं या झाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को उखाड़ता है और मिट्टी उछलते हुए पानी के साथ बहना चालू कर देती है। इसी की वजह से जो आपने कहा ना, ये एक नाला जैसा भी कोई सिस्टम दिख रहा है ये, तो ये नाले ऐसे ही क्रिएट होते हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल जंगलों को बचाने के लिए, वो है गर्मियों में होने वाली फायर। ये जो फॉरेस्ट फायर है ये सबसे बड़ा नॉट ओनली इंडिया में, ये पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से जंगलों में आग कई प्रकार से लग जा रही हैं। काफी जगह, काफी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में देखती कितना जबरदस्त फॉरेस्ट फायर पकड़ता है। कैलिफोर्निया में देखिए, यूएस में तो इनफैक्ट मल्टीपल प्लेसेस होता है। बिल्कुल, इंडिया में भी लाइकवाइज मल्टीपल प्लेसेस। बिल्कुल। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करूं, पिछले 2-3 सालों से न्यूज़पेपरों में ये चल रहा था कि उत्तराखंड दहक रहा है, उत्तराखंड जल रहा है। हाँ जी। और हमारे जितने भी ग्रीन सोल्जर्स हैं, पिछले ही आप 3-4 महीने पहले सुना होगा कि कुछ लोगों की जान चली गई बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो टीक के जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, टीक एक्चुअली डेसिडियस ट्री है, तो ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। और पेड़ों में आप ये मान के चलें कि बहुत कम ही पत्तियां रहती, सिंगल जैसी पत्ती रह जाती है। तो ये सारा जो लीफ लिटर होता है ये बहुत बड़ी मात्रा में नीचे ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है, और ये जो है फॉरेस्ट फायर को बहुत बढ़ावा देता है। तो इतनी ज़ोरों की जंगलों की आग धधक जाती है कि इसकी लपटों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।
तो तमाम सारा, आप ये कहिए कि जो हम अगर कीट पतंगों की बात करें या हम रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, अगर हम मेगा हर्बीवोर की भी बात करते हैं, वो तक खतरे में आ जाते हैं, उनके लाइफ खतरे में आ जाती है, पूरी सब कुछ तबाह हो जाता है। तो उस सेंस में भी मुझे लगता है कि टीक जो है ना, अगर हट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, बिल्कुल गांव के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी। कि जितने भी, जब ये ऐसी योजनाएं बनी होंगी, योजनाओं का तो हमेशा वैसे यही रहता है कि कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर की जाती हैं, और हमारी नीड भी थी कि हमें वुड की रिक्वायरमेंट होती है, तभी सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया। और टीक, इससे पहले पॉपुलर, उससे पहले यूकेलिप्टस जंगलों में भी लगते थे। समय रहते उन पर रिसर्च हुई और उनको हटाया, और आज हम टीक पे आए हैं, बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जंगलों में बहुत आपको हार्डली यूकेलिप्टस दिखता है। केवल खेती किसानी के जो लोग हैं वो करते हैं पॉपुलर और यूकेलिप्टस का। ऑफिशियली जंगलों में यूकेलिप्टस के प्लांटेशन आज की डेट में नहीं हो रहे हैं। जहाँ भी हो रहे हैं मिक्स फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये लगे हैं तो ये रिहायशी इलाकों के आसपास, यानी रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही लगे हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो 70% से ज़्यादा जो है वन क्षेत्र है, यानी फॉरेस्ट लैंड्स है। तो कुछ जगहों पे आप ये मान के चले कि सभी जगहों पे जंगल है, गांव है, जंगल है, गांव है, जंगल है, शहर है। तो जहाँ गांव का इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं टीक तरीके के वनस्पति को, तो उनके आसपास ना जंगल के जानवर जो है उनके लिए खाने के लिए प्रचुर मात्रा में, या सफिशिएंट कहूँ मैं, उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं होता, यानी पत्तियाँ। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके गांव की तरफ को रुख करना चालू कर देते हैं। अगर उनको जंगल के अंदर मिल जाए तो वो चाहता, हर आदमी, हर इंसान, हर जानवर यही चाहता है कि वो अपनी ही सीमित सीमाओं के अंदर रहे, पर उनको सीमाएं लांघ के आनी पड़ती हैं। और यहाँ से शुरू होता है, जब जानवर जंगलों की सीमाओं से बाहर आने लगते हैं तो इनका परिचय या इंटरेक्शन ग्रामीण परिवेश से होता है, और यही इंटरेक्शन मानव वन्यजीव संघर्ष कहलाता है। यह संघर्ष जानवरों के लिए वरन ग्रामीण परिवेश के लिए भी घातक सिद्ध होता है। इसमें ग्रामीण परिवेश के मवेशी, फसलों का नुकसान, और साथ साथ वन्यजीव अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो अच्छा, आपने काफ़ी डिटेल्ड आज बताया है इस चीज़ के बारे में। वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस नवीन जी। और आशा करेंगे कि अगली बारी जब मिलेंगे तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके साथ फिर बात